हेलो बच्चों, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर से कक्षा 6 का पाठ 3 पढ़ेंगे, उचित आहार स्वस्थ जीवन का आधार। तो इस पाठ में आज हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, भोजन के विभिन्न घटकों का परीक्षण कैसे करें। हमने इससे पहले पढ़ा था कि हमारे भोजन में विभिन्न घटक होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा और खनिज, ये हमारे भोजन में होते हैं। अब हम इस वीडियो में ये पढ़ेंगे कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन से खाद्य पदार्थ में कौन सा घटक है। हम इसकी जांच कैसे कर सकते हैं कि किसी खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, किसी खाद्य पदार्थ में वसा है या नहीं, या किसी खाद्य पदार्थ में प्रोटीन है या नहीं। तो हम इनका परीक्षण करना सीखेंगे। इसके लिए हमें कौन कौन सी सामग्री चाहिएगी और कैसे हम इनका परीक्षण कर सकते हैं, ये सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए जानें कि विभिन्न खाद्य पदार्थों में कौन से पोषक तत्व होते हैं। तो हम ये जानेंगे कि कौन से खाद्य पदार्थ में कौन से पोषक तत्व होते हैं। ये तो हमने पहले भी जान लिया था कि कौन से खाद्य पदार्थों में कौन से पोषक तत्व होते हैं, लेकिन अब हम इनकी जांच करेंगे, चेक करके देखेंगे कि कौन से खाद्य पदार्थ में कौन से पोषक तत्व होते हैं। तो पहला है मंड। मंड एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। मंड एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। जैसे कि आपने देखा होगा, चावल उबालते हैं तो उसके साथ सफ़ेद सफ़ेद रंग का गाढ़ा सा पदार्थ बनता है। उसका जो पानी होता है वो सफ़ेद सफ़ेद सा गाढ़ा सा पदार्थ बनता है। तो वो इसलिए बनता है क्योंकि उसमें मंड घुल गया होता है। चावलों का जो मंड है, चावलों के अंदर जो मंड होता है वो पानी में घुल जाता है और गाढ़ा सा पदार्थ बन जाता है। तो चावलों में मंड होता है, वह गाढ़ा पदार्थ होता है मंड। और वसा और प्रोटीन जैसे कुछ पोषक तत्वों का पता सरल परीक्षणों से लगाया जा सकता है। मंड एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है और इसका भी पता लगाया जा सकता है सरल परीक्षणों से। वसा का पता लगाया जा सकता है और प्रोटीन का भी पता लगाया जा सकता है, जबकि कुछ अन्य का पता केवल प्रयोगशाला में ही लगाया जा सकता है। देखिए, जो मंड है, मंड और वसा और प्रोटीन, इसको तो सरल परीक्षणों से पता लगाया जा सकता है, लेकिन जो विटामिन और खनिज हैं उनका पता केवल प्रयोगशाला में ही लगाया जा सकता है। आइए जानें कि कुछ खाद्य पदार्थों में मंड, वसा और प्रोटीन की उपस्थिति का पता कैसे लगा सकते हैं। पहला है 3.3.1 मंड के लिए परीक्षण। अगर हमें ये चेक करना है कि किसी पदार्थ में मंड है या नहीं है तो हम कैसे परीक्षण करेंगे, ये हम सीखते हैं क्रियाकलाप 3.5 से। कुछ मात्रा में खाद्य पदार्थ जैसे आलू का एक टुकड़ा लेना है, खीरा लेना है, रोटी या ब्रेड, उबले चावल, उबले चने, कुटी हुई मूंगफली, तेल, मक्खन, कुटा हुआ नारियल का बुरादा लें। आप परीक्षण के लिए अन्य खाद्य पदार्थ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है यही पदार्थ लें, इनके अलावा भी अन्य खाद्य पदार्थ भी ले सकते हैं। ये देखिए, दो बच्चे विभिन्न खाद्य पदार्थों में मंड की उपस्थिति के लिए परीक्षण कर रहे हैं। ये आलू में परीक्षण कर रहे हैं कि आलू में मंड है या नहीं। प्रत्येक पदार्थ के छोटे टुकड़े अलग अलग प्लेट में रखें। जो हमने ये पदार्थ लिए हैं उनमें से प्रत्येक पदार्थ के छोटे टुकड़े अलग अलग प्लेट में रखें। ड्रॉपर की सहायता से किसी एक खाद्य पदार्थ पर तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डालनी है। क्या क्या डालना है? तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें। आयोडीन विलयन होता है ऑरेंज से कलर का, और उसकी 2-3 बूंदें हमें किसी एक खाद्य पदार्थ पर डालना है, जिसमें हमें चेक करना है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है या मंड है। जिसमें हमें चेक करना है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट या मंड है या नहीं, तो उस खाद्य पदार्थ पर हमें तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डालकर देखनी है। फिर हमें क्या नोट करना है? देखें कि क्या खाद्य पदार्थ के रंग में कोई परिवर्तन आया है। ये चेक करना है कि क्या खाद्य पदार्थ के रंग में कोई परिवर्तन आया है, क्या यह नीला काला हो गया है। अगर तनु आयोडीन विलयन डालने के बाद, अगर तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डालने के बाद खाद्य पदार्थ का रंग नीला काला हो जाता है, नीला काला हो जाता है, तो इसका अर्थ है कि उस खाद्य पदार्थ में मंड है। नीला काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। देखिए, साथ के साथ नहीं आया तो उसमें 1-2 सेकंड के बाद नीला काला रंग आ जाएगा, लेकिन नीला काला रंग अगर आ जाता है तो इसका अर्थ है कि उस खाद्य पदार्थ में मंड है। इसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है, वो भी आप देख सकते हैं कि कैसे चेक करेंगे कि किसी भी खाद्य पदार्थ में मंड है या नहीं है। तो ये तो हो गया मंड के लिए परीक्षण, हमें पता लग गया। मान लीजिए चावल है, मान लीजिए चावल में हम चेक करेंगे कि मंड है या नहीं। इन दोनों बच्चों ने आलू में चेक किया है। ये आलू लेना है, आलू के टुकड़े कर लेने हैं, मतलब आलू को बीच में से काट लेना है, और एक टुकड़े पर ये आयोडीन विलयन है, इसकी 2-3 बूंदें डालकर देखेंगे। तो आयोडीन विलयन की बूंदें डालेंगे ना, तो यहाँ से जहाँ पर बूंदें डालेंगे वहीं से
नीला काला हो जाएगा। इसका अर्थ है कि आलू में कार्बोहाइड्रेट या मंड होता है। इसी तरह से अगर हम चावलों में चेक करना चाहते हैं, चावल ले लेंगे और उनका पेस्ट बना लेंगे, उनको कूट लेंगे थोड़ा सा और उसमें पानी डाल देंगे। चावल लेंगे कुछ और उनको थोड़ा सा कूट लेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, फिर आयोडीन की बूंदें डालेंगे, उसमें भी नीला काला रंग आ जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि चावल में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी चावल में भी मंड होता है। इसके बाद करेंगे हम वसा के लिए परीक्षण। 3.3.2 वसा के लिए परीक्षण। अब किसी भी खाद्य पदार्थ में वसा होता है या नहीं, इसके लिए हम परीक्षण करेंगे। इसे कहते हैं वसा के लिए परीक्षण। क्रियाकलाप 3.6, इसके लिए क्रियाकलाप 3.6 करते हैं। क्रियाकलाप 3.5 में मंड की उपस्थिति का पता लगाने के लिए आपने जिन खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था उन्हीं की छोटी सी मात्रा ले लें। जिन खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था उन्हीं की छोटी सी मात्रा ले लें। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि वसा किस में होता है? वसा उन खाद्य पदार्थों में होता है जो चिकने होते हैं, जिनमें से तेल निकलता है। यानी अगर किसी भी खाद्य पदार्थ में से तेल निकलता है तो इसका मतलब है कि उसमें वसा होता है। तो ये अंदाजा तो आप लगा सकते हैं, लेकिन हम चेक करेंगे कि उसमें वसा होता है कि नहीं। मान लीजिए हम मूंगफली ले लेते हैं, मूंगफली में चेक करते हैं कि उसमें वसा है क्या नहीं। तो जिस भी खाद्य पदार्थ में हमें चेक करना है कि उसमें वसा है या नहीं, उस खाद्य पदार्थ के एक छोटे से भाग को कागज के अलग अलग टुकड़ों पर रखें। प्रत्येक खाद्य पदार्थ, देखिए इस क्रियाकलाप में तो सभी खाद्य पदार्थों को ले रखा है। ये जो खाद्य पदार्थ हैं, ये जो हैं, आलू का टुकड़ा, खीरा, रोटी, ब्रेड, उबले चावल, उबले चने, कुटी मूंगफली, तेल, मक्खन, कुटा हुआ नारियल, ये ले रखे हैं। तो हम सबको ले सकते हैं, किसी एक में भी चेक कर सकते हैं। प्रत्येक खाद्य पदार्थ के एक छोटे भाग को कागज के अलग अलग टुकड़ों पर रखें। हम कागज लेंगे, कागज, और उस पर ये पदार्थ रख देंगे, कागज पर। कागज फिर मोड़ देंगे। खाद्य पदार्थ को कागज में लपेटें और उसे दबाएं। ध्यान रखें कि कागज फटे नहीं। यदि खाद्य पदार्थ में कुछ पानी है तो कागज को सूखने दें। खाद्य पदार्थ लेंगे और उस कागज में लपेट देंगे, फिर उसको थोड़ा सा ऊपर से कूट देंगे। पहले हम एक कागज लेंगे, कागज के ऊपर ये खाद्य पदार्थ रख देंगे और फिर कागज को मोड़ देंगे। कागज को बीच में से मोड़ देंगे, मतलब इसको ढक देंगे, और फिर ऊपर से हथौड़ी से या किसी चीज़ से ऐसे हल्के हल्के से उनको कूट देंगे। फिर हम देखेंगे कागज के ऊपर कुछ धब्बा सा लगेगा, चिकना चिकना सा धब्बा सा लगेगा। तो फिर कागज को थोड़ा सा सूखने भी दें, क्या पता वो धब्बा पानी का हो। तो खाद्य पदार्थ में कुछ पानी है तो कागज को सूखने दें। क्या कागज पर किसी प्रकार का तेल या धब्बा बन जाता है? हमें ये देखना है कि कागज पर किसी प्रकार का तेल या धब्बा बन जाता है क्या? तेल जैसा धब्बा। आपके अनुसार इस तेलीय धब्बे के आने का कारण क्या है? अगर उसमें तेलीय धब्बा बनता है तो आपके अनुसार इस तेलीय धब्बे के आने का कारण क्या है? यदि खाद्य पदार्थ में तेल या मक्खन उपस्थित है तो यह कागज पर एक तेलीय धब्बा छोड़ देगा। यदि खाद्य पदार्थ में तेल होगा तभी तो उस कागज पर तेल लगेगा, तेल या मक्खन। तो ये खाद्य पदार्थ कागज पर एक तेलीय धब्बा छोड़ देगा। अब कागज को प्रकाश के सामने लाइए। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला प्रकाश धुंधला दिखाई देता है? कागज पर तेलीय धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। अब कागज को हम धूप में ले जाएंगे और उसमें से देखेंगे तो हमें उसके अंदर से धुंधला दिखाई देगा। तो ये जो कागज का तेलीय धब्बा है ना, ये खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। इसका मतलब है कि खाद्य पदार्थ में वसा है। अगर कागज चिकना हो जाता है तो इसका मतलब है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित है। ये नोट करना है। वसा की उपस्थिति कैसे करेंगे कि कागज चिकना हो जाता है, कागज पर एक चिकना धब्बा बन जाता है। क्योंकि अगर पानी का धब्बा होता तो वो धूप में सूख जाता, लेकिन तेलीय धब्बा इतनी जल्दी नहीं सूखेगा और यह दर्शाता है कि उस खाद्य पदार्थ में वसा है। इनमें से किन पदार्थों में वसा होती है, ये सब आपको चेक करना है। ये सब आप खुद करके देख सकते हैं, ये बिल्कुल आसान है। ये सब आप खुद करके देख सकते हैं। इसमें किसी भी अलग विलेन की जरूरत नहीं होगी। इनमें से किन पदार्थों में वसा होती है? अपने अवलोकनों को तालिका 3.3 में लिखें। ये है तालिका 3.3, खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की उपस्थिति का पता लगाना। यहाँ पर खाद्य पदार्थ का नाम है, मतलब ये लिए खाद्य पदार्थ, ये खाद्य पदार्थ का नाम है। मंड की उपस्थिति। आयोडीन के परीक्षण से पहले आलू कैसा था और आयोडीन के परीक्षण के बाद कैसा हो गया? नीला काला हो गया। वसा के परीक्षण में तेलीय धब्बे। अनुमान हाँ या नहीं? हम अनुमान लगाकर देखेंगे कि आलू में वसा होगा कि नहीं। तो हम मानते कि आलू में वसा नहीं होगा। तो अवलोकन में क्या आया? अवलोकन में भी नहीं आया, क्योंकि उस पर कोई तेलीय धब्बा नहीं बना। हम प्रोटीन का परीक्षण करेंगे। प्रोटीन परीक्षण में खाद्य पदार्थ का रंग,
प्रोटीन परीक्षण से पहले क्या था और प्रोटीन परीक्षण के बाद क्या होगा। तो यहाँ पर फिर मंड की उपस्थिति है या नहीं, अगर है तो हाँ लिख देंगे, नहीं है तो नहीं लिख देंगे। और ऐसे ही प्रोटीन में भी हाँ है तो हाँ लिख देंगे, नहीं तो नहीं लिख देंगे। तो पहले ये प्रोटीन का और पढ़ लेते हैं हम। अब है 3.3.3 प्रोटीन के लिए परीक्षण। इससे पहले हमने वसा के लिए परीक्षण किया है, मंड के लिए परीक्षण किया है। अब हम प्रोटीन के लिए परीक्षण करेंगे 3.3.3 में। क्रियाकलाप 3.7 क्रियाकलाप 3.7 करके देखते हैं और हम सीखते हैं कि प्रोटीन का परीक्षण कैसे किया जाता है। क्रियाकलाप 3.7, इस क्रियाकलाप को शिक्षक द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। इस क्रियाकलाप को शिक्षक द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। पिछले क्रियाकलापों में परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थों को लें। पिछले क्रियाकलाप में हमने जो खाद्य पदार्थ लेने हैं वही ले लेने हैं, उनके अलावा अगर लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। यदि खाद्य पदार्थ ठोस है तो खरल या मूसल का उपयोग करके उसका पेस्ट या चूर्ण बना लें। अगर खाद्य पदार्थ ठोस है, जैसे चावल ठोस थे तो चावलों को थोड़ा सा कूट लिया हमने और पानी में मिला लिया तो उसका पेस्ट बन गया, या फिर कूट लिया तो उसका चूर्ण बना लेंगे। सावधानी बरतनी है, ये रसायन हानिकारक हैं। जो रसायन इस परीक्षण के लिए यूज होंगे ना, उपयोग होंगे, वो हानिकारक हैं। इनका उपयोग सावधानी से किया जाना चाहिए और इनमें से किसी भी रसायन को तब तक न छुएं जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे कहा ना जाए। जब तक के लिए आपको मना किया जाए कि इन रसायनों को नहीं छुएं, तो फिर इन रसायनों को आपको नहीं छूना है। ये रसायन बहुत ही हानिकारक हैं। अगर आपके शरीर पर कोई रसायन गिर जाए तो उस स्थान को तुरंत पानी से धो लें। अगर कोई रसायन आपके ऊपर गिर जाए तो पानी से साथ के साथ धो लें, नहीं तो वो कोरोजिव होते, संक्षारित होते हैं, मतलब वो जलन कर देंगे या आपकी त्वचा को काट देंगे। इनमें से कोई भी रसायन अपने मुंह में न डालें और न ही इनको सूंघने का प्रयास करें। ये आपको सावधानी रखनी है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये सब सावधानियाँ आपको रखनी है। प्रत्येक खाद्य पदार्थ का लगभग आधा चम्मच एक अलग साफ परख नली में लें। परख नली नहीं देखी हो तो मेरे चैनल पर देख लेना। इस टाइप की पतली सी कांच की नली होती है और इस टाइप की। प्रत्येक खाद्य पदार्थ का लगभग आधा चम्मच एक अलग साफ परख नली में डालें। प्रत्येक परख नली में 2-3 चम्मच पानी डालें। फिर हमें डालना है 2-3 चम्मच पानी और उसे अच्छी तरह हिलाना है। मतलब इसमें पहले खाद्य पदार्थ डालेंगे और फिर इसमें 2-3 चम्मच पानी डाल लेंगे, फिर इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। ड्रॉपर का उपयोग करके प्रत्येक परख नली में कॉपर सल्फेट विलेन डालेंगे। ये ध्यान रखना है, कौन सा विलेन डालना है? कॉपर सल्फेट, CuSO4 नीले रंग का होता है। कॉपर सल्फेट की 2 बूंदें डालेंगे। ड्रॉपर आप जानते होंगे, एक तो छोटे बच्चों की जो दवाई होती है ना, उसके साथ आता है ड्रॉपर, वो भी यूज कर सकते हैं और लैब में भी होता है ड्रॉपर। तो ड्रॉपर की सहायता से 2 बूंदें कॉपर सल्फेट की इसमें डाल देंगे। कॉपर सल्फेट, ये याद रखना है। प्रोटीन के लिए परीक्षण करने के लिए कौन सा विलेन की आवश्यकता होती है? कॉपर सल्फेट की। अब एक और ड्रॉपर लें, एक और ड्रॉपर लेना है। प्रत्येक परख नली में कास्टिक सोडा विलेन लेना है। कास्टिक सोडा, ये भी याद रखना है। कास्टिक सोडा विलियन, 2 विलियन लेने हैं, एक तो कॉपर सल्फेट और दूसरा कास्टिक सोडा विलेन। और कास्टिक सोडा विलेन की हमें 10 बूंदें डालनी है। दूसरा ड्रॉपर लेंगे और उससे कास्टिक सोडा की 10 बूंदें डाल देंगे इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। परख नलियों को अच्छी तरह हिलाएं। परख नलियों को अच्छी तरह हिलाना है। उसके बाद उन्हें कुछ मिनट तक ऐसे ही रहने देना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये टीचर ये एक्टिविटी कर रही है। यहाँ पर ये है कॉपर सल्फेट नीले रंग का और ये है कास्टिक सोडा और ये मटर है, ये मूंगफली है, ये चावल है, ये ब्रेड है, ये सोयाबीन है। सब में टेस्ट कर करके देखा जा रहा है। ये है परख नलियाँ, ये परख नली है, ये ड्रॉपर है और ये भी परख नली है यहाँ पर, और ये परख नली का स्टैंड है ये। और ये कॉपी पेन ले रखी हैं कि जो भी अवलोकन कर रहे हैं उनका जो रिजल्ट निकलता है वो लिखने के लिए। खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की उपस्थिति के लिए परीक्षण। आपने क्या देखा? कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट की बूंदें डाली हैं खाद्य पदार्थ में, तो फिर आपने क्या देखा? क्या कुछ परख नलियों के पदार्थ बैंगनी रंग के हो गए? कुछ परख नलियों के पदार्थ बैंगनी रंग के हो गए। बैंगनी रंग अगर बैंगनी रंग के हो जाते हैं तो बैंगनी रंग कहाँ से आया? बैंगनी रंग खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। जो प्रोटीन होता है ना, वो कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा के घोल के साथ बैंगनी रंग देता है। तो बैंगनी रंग आया है, इसका मतलब है
कि खाद्य पदार्थों में प्रोटीन है, बैंगनी रंग। अपने अवलोकनों को तालिका 3.3 में भरें। आप तालिका 3.3 से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तालिका 3.3 से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? ये तालिका 3.3 है, इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? किस खाद्य पदार्थ में मंड है, किस में वसा है, किस में प्रोटीन है, ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं। और एक निष्कर्ष और निकाल सकते हैं कि एक ही खाद्य पदार्थ में एक से ज़्यादा पोषक तत्व या एक से ज़्यादा घटक भी हो सकते हैं। किसी खाद्य पदार्थ में मंड भी हो सकता है, वसा भी हो सकता है। किसी खाद्य पदार्थ में मंड और प्रोटीन दोनों हो सकते हैं। किसी खाद्य पदार्थ में वसा और प्रोटीन दोनों हो सकते हैं। तो ये रिजल्ट निकलता है। कौन से खाद्य पदार्थ एक से अधिक पोषक तत्वों की उपस्थिति दर्शाते हैं? कौन से खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व हैं? कौन से खाद्य पदार्थ प्रोटीन और वसा दोनों की उपस्थिति दर्शाते हैं? कौन से खाद्य पदार्थ में प्रोटीन और वसा दोनों है? मूंगफली में प्रोटीन और वसा दोनों है। मूंगफली जो है उसको अगर कागज में रखकर पीटा था तो तेली धब्बा बन गया था, इसका मतलब उसमें वसा है। और ये जो कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट डाला है तो बैंगनी रंग हो गया। तो मूंगफली में प्रोटीन भी है। यह इंगित करता है कि हम जो आहार खाते हैं उसमें कई पोषक तत्व उपस्थित हो सकते हैं। इससे ये पता लगता है कि हम जो भी आहार खाते हैं उनमें एक से ज़्यादा पोषक तत्व उपस्थित हो सकते हैं। क्या कोई ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व नहीं होता है? क्या ऐसा कोई खाद्य पदार्थ है जिनमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व नहीं होता? ना प्रोटीन होता है, ना मंड होता है, ना ही वसा होता है। इनमें से किन खाद्य पदार्थों का आप प्रतिदिन सेवन करते हैं? इनमें से जो हमने चेक किए हैं, इन खाद्य पदार्थों में से आप किन खाद्य पदार्थों का प्रतिदिन सेवन करते हैं? यहाँ पर देखिए, आलू का टुकड़ा, आलू भी खाते हैं हम, खीरा भी खाते हैं, रोटी ब्रेड भी खाते हैं, उबले हुए चावल भी खाते हैं और उबले चने भी खाते हैं, कुटी हुई मूंगफली भी खाते हैं, तेल भी खाते हैं, मक्खन भी खाते हैं, कुटा हुआ नारियल भी खाते हैं, कुटा हुआ नारियल या नारियल खाते हैं बस। तो इनको तो हम डेली ही खाते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे अंदर वसा, मंड और प्रोटीन ये हमें डेली मिल जाते हैं, ताकि हमें मंड, वसा और प्रोटीन ये लगभग मिल जाते हैं। ऐसे अन्य पदार्थों का पता लगाने का प्रयास करें जो स्टार्च, वसा और प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। जो स्टार्च, प्रोटीन और वसा के अच्छे स्रोत हैं, ऐसे अन्य खाद्य पदार्थों का पता लगाएं। मतलब और भी खाद्य पदार्थ लेंगे थोड़े थोड़े और उनसे भी चेक करेंगे कि उनमें स्टार्च है, वसा है या प्रोटीन है या नहीं। स्टार्च मतलब मंड है या नहीं, वसा है या नहीं, प्रोटीन है या नहीं। जिन खाद्य पदार्थों में स्टार्च, वसा या प्रोटीन होता है वे इनके अच्छे स्रोत होते हैं। जिन पदार्थों में स्टार्च अधिक होता है वे स्टार्च के अच्छे स्रोत होते हैं। जिन पदार्थों में वसा अधिक होता है वे वसा के अच्छे स्रोत होते हैं। जिन पदार्थों में अधिक प्रोटीन होता है वे प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं। यहाँ पर है तालिका 3.3, खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की उपस्थिति का पता लगाना। तो ये है खाद्य पदार्थों के नाम और मंड का परीक्षण। मंड का परीक्षण करेंगे तो खाद्य पदार्थ का रंग कैसा हो जाएगा। वसा का परीक्षण करेंगे तो तेलीय धब्बा बन जाएगा या नहीं बनेगा। प्रोटीन परीक्षण करेंगे तो खाद्य पदार्थ का रंग कैसा हो जाएगा। मंड उपस्थित है या नहीं, हाँ या ना लिखना है। वसा उपस्थित है या नहीं, हाँ या ना लिखना है। प्रोटीन उपस्थित है या नहीं, हाँ या ना लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, आलू में हम चेक करेंगे आयोडीन परीक्षण करने से पहले परीक्षण में खाद्य पदार्थ का रंग, तो इसका रंग था पीला या भूरा। आयोडीन परीक्षण करने के बाद नीला काला हो गया, नीला काला। वसा परीक्षण में तेलीय धब्बे, अनुमान हाँ या नहीं। तो हमारा अनुमान ये था कि हाँ, कि इसमें वसा होगा, लेकिन ये पता लगा कि इसमें वसा नहीं है। जो धब्बा बना था वो पानी का बना था। प्रोटीन परीक्षण में खाद्य पदार्थ का रंग, प्रोटीन परीक्षण करने से पहले पीला और प्रोटीन परीक्षण करने के बाद भी पीला ही रह गया, तो इसमें प्रोटीन नहीं है। तो मंड देखिए नीला काला हो गया, तो मंड उपस्थित है, वसा उपस्थित नहीं है, यहाँ पर नहीं, और प्रोटीन उपस्थित नहीं है क्योंकि उसका रंग पीला था और पीला ही रह गया। तो इस तरह से आपको ये परीक्षण कर करके देखने हैं और इस टेबल में भरने हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने मंड, वसा और प्रोटीन के परीक्षण करके देखे हैं। तो ये हमें समझ आ गया कि किस तरह से परीक्षण करने हैं, ये हमें अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अब अगला टॉपिक है संतुलित आहार।
संतुलित आहार क्या होता है। अब हम ये पढ़ेंगे कि संतुलित आहार क्या होता है। क्या सभी व्यक्तियों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं समान होती है? क्या सभी व्यक्तियों को समान पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? नहीं। क्या आपको और आपके दादा दादी या नाना नानी को एक ही प्रकार के या समान मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? ऐसा भी नहीं है। सभी को अलग अलग पोषक तत्वों की आवश्यकताएं होती हैं। आहार में पोषक तत्वों के प्रकार और मात्रा की आवश्यकता आयु, लिंग, शारीरिक गतिविधि, स्वास्थ्य स्थिति, जीवन शैली इत्यादि के अनुसार अलग अलग हो सकती है। मतलब आहार में कितने पोषक तत्व होने चाहिए, इसका प्रकार और कौन से पोषक तत्व होने चाहिए, आहार में कितने मतलब कितनी मात्रा में पोषक तत्व होने चाहिए और कौन से प्रकार के पोषक तत्व होने चाहिए, कौन से वाले पोषक तत्व होने चाहिए। ऐसे पोषक तत्व जिसमें मंड हो या वसा हो, जिसमें मंड हो या वसा हो या विटामिन हो या प्रोटीन हो या खनिज हो, तो कौन से पोषक तत्व होने चाहिए और कितनी मात्रा में होने चाहिए, ये डिपेंड करता है आयु पर, लिंग पर। आयु का मतलब कितनी एज है, बढ़ते बच्चों को ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। लिंग पर मतलब मेल है या फीमेल है, लड़का है या लड़की है, आदमी है या औरत है, उस हिसाब से भी पोषक तत्वों की अलग अलग आवश्यकता होती है। जो लोग शारीरिक गतिविधि ज़्यादा करते हैं, भागते दौड़ते हैं या अधिक एक्सरसाइज करते हैं या फिर अधिक बोझ वाला काम करते हैं, बोझ ढोने वाला काम करते हैं, शारीरिक गतिविधि के अनुसार भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य स्थिति, कोई बीमार है या कोई स्वस्थ है, या किसी में प्रोटीन की कमी है, किसी में विटामिन की कमी है, किसी में कार्बोहाइड्रेट की कमी है, तो स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर भी पोषक तत्वों की आवश्यकता अलग अलग होती है। जीवन शैली किसी की कैसी है, सुबह उठे, अपने दैनिक जीवन के काम किए, खाना खाया और सो गए, या फिर सुबह उठे, मजदूरी पर गए, वहाँ पर मजदूरी करी, पूरे दिन बोझा ढोते हैं, तो इस हिसाब से किसकी जीवन शैली कैसी है, इसके अनुसार भी पोषक तत्वों की आवश्यकता अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ से आपको समझ आ गया होगा कि आहार में पोषक तत्वों के प्रकार मतलब कौन से प्रकार के पोषक तत्व या कितनी मात्रा की आवश्यकता आयु, लिंग, शारीरिक गतिविधि, स्वास्थ्य स्थिति या जीवन शैली इत्यादि के अनुसार अलग अलग हो सकती है। क्रियाकलाप 3.8 आइए पता करें। आपने क्रियाकलाप 3.1 में एक सप्ताह में आपके द्वारा उपभोग किए गए खाद्य पदार्थों की तालिका तैयार की थी। पाठ के शुरू में ही हमने ये लिखा था कि एक सप्ताह में कौन कौन सा भोजन खाया था। ये देखिए क्रियाकलाप 3.1 में ये देख लेना। यह जांचें कि आपके आहार में वृद्धि और विकास के लिए अनिवार्य सभी पोषक तत्व या अन्य आवश्यक घटक सम्मिलित हैं। तो ये जांचना है कि आपके भोजन में आप जो खाना खाते हो उसमें वृद्धि और विकास के लिए अनिवार्य सभी पोषक तत्व हैं या अन्य आवश्यक घटक हैं या नहीं है। यदि नहीं है तो जांचें कि कौन से पोषक तत्वों और अन्य घटकों को इसमें सम्मिलित करने की आवश्यकता है। देखिए वृद्धि और विकास के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो अगर हम अपनी सारणी में ये देखते हैं कि हम प्रोटीन नहीं खाते हैं तो हमें प्रोटीन खाना चाहिए, प्रोटीन युक्त भोजन खाना चाहिए। या फिर अन्य आवश्यक घटक हैं, या फिर हमारे भोजन में क्या वसा है, क्या कार्बोहाइड्रेट है, क्या विटामिन है या खनिज हैं, क्या रुक्षांश हैं, आहारी रेशे हैं, तो ये सभी हमें चेक करना है। अगर ये भी नहीं है तो हमें इन सबको भी अपने भोजन में सम्मिलित करने की आवश्यकता है। अगर हम उचित मात्रा में ये खाते हैं तो फिर हमें अलग से इन पोषक तत्वों को अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर कुछ कम खाते हैं तो उन पोषक तत्वों को हमें और ज़्यादा खाना चाहिए। ऐसे आहार जिनमें शरीर की समुचित वृद्धि, पूरे शरीर की वृद्धि और विकास मतलब पूरी तरह से वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व, मतलब ऐसा भोजन, ऐसा खाना जिसमें शरीर की समुचित वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व होने चाहिए, रुक्षांश भी होने चाहिए, जल भी होना चाहिए, लेकिन सही मात्रा में मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा या फिर बहुत कम हो। उस भोजन को संतुलित भोजन कहा जाता है। उस आहार को संतुलित आहार कहा जाता है। मतलब एक थाली है मान लीजिए, और इसमें थोड़ा सा प्रोटीन वाला भोजन भी होना चाहिए, विटामिन वाला भी होना चाहिए, मंड वाला भी होना चाहिए, वसा भी होना चाहिए और रुक्षांश भी होने चाहिए और जल भी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए लस्सी वस्सी पी लेते हैं उसमें जल होता है। तो इस तरह से वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो। ये नहीं है कार्बोहाइड्रेट बहुत सारा ले लिया और विटामिन थोड़ा सा लिया, ये नहीं है वसा बहुत सारा ले लिया और प्रोटीन थोड़ा सा लिया। उचित मात्रा में मतलब अगर थोड़ी की आवश्यकता है तो थोड़ा लेना है, ज़्यादा की आवश्यकता है तो ज़्यादा लेना है। तो उचित मात्रा में सभी पोषक तत्व होने चाहिए और
उस तरह के भोजन को संतुलित भोजन या संतुलित आहार कहा जाता है। अपने आहार को संतुलित आहार बनाने के लिए आप उसमें क्या परिवर्तन करेंगे? हमारे आहार में अगर प्रोटीन की कमी है हम प्रोटीन खाएंगे, वसा की कमी है तो हम घी खाएंगे, और अगर विटामिन की कमी है तो फल फ्रूट खाएंगे, और आहारी रेशों की कमी है तो साग सब्जियां खाएंगे, और अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी है तो हम अनाज खाएंगे, भुने हुए चने वगैरह खाएंगे। क्रियाकलाप 3.9, आइए तुलना करें। क्रियाकलाप 3.9 करना है और इसमें हम तुलना करते हैं। आइए तुलना करते हैं, क्या तुलना करेंगे ये देखते हैं। नीचे दिखाए गए आलू के चिप्स और भुने हुए चने के पैकेट जो पोषण संबंधी जानकारी लिखी है उसे पढ़ें। यहाँ पर आलू के चिप्स हैं ये इसमें, और इसमें भुने हुए चने हैं। यहाँ पर देखिए पोषण संबंधी जानकारी, 100 ग्राम चिप्स और 100 ग्राम भुने हुए चनों में 100 ग्राम चिप्स में ऊर्जा इतनी होती है, इतने किलो कैलोरी, वसा इतनी होती है, कार्बोहाइड्रेट इतना होता है, प्रोटीन इतना होता है, और आहारी रेशे इतने होते हैं। और भुने हुए चनों में 100 ग्राम भुने हुए चनों में ऊर्जा इतनी होती है और वसा इतनी होती है, कार्बोहाइड्रेट इतना, प्रोटीन इतना, और आहारी रेशे इतने। देखिए ऊर्जा हमें चिप्स से ज़्यादा मिल रही है, इससे कम मिल रही है। वसा हमें चिप्स से ज़्यादा मिल रही है, वसा हमें चनों से कम मिल रही है। चिप्स से कम मिल रही है कार्बोहाइड्रेट और चनों से ज़्यादा मिल रही है। प्रोटीन हमें चिप्स से कम मिल रहा है, प्रोटीन हमें चनों से ज़्यादा मिल रही है। आहार रेशे हमें चिप्स से कम मिल रहे हैं और चनों से ज़्यादा मिल रहे हैं। मतलब यहाँ पर है, ये है ज़्यादा, यहाँ पर इसमें अधिक है, और यहाँ पर ये अधिक है। इसमें हमें ये अधिक मिल रहे हैं। और कम कौन से हैं? देखिए ये कम है, ये कम है। यहाँ पर ये अधिक है, ये अधिक है, ये अधिक है, ये अधिक है, और ये वाले कम हैं। आहार के पैकेट पर पोषण संबंधी जानकारी के आधार पर आप इनमें से कौन सा आहार चुनेंगे और क्यों? आहार के पैकेट के पोषण संबंधी जानकारी के आधार पर आप इनमें से कौन सा आहार चुनेंगे और क्यों? तो यहाँ पर देखिए, हमें अगर कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता है ज़्यादा तो ये चुनेंगे, प्रोटीन की आवश्यकता है ज़्यादा तो ये चुनेंगे, आहारी रेशे की आवश्यकता तो ये चुनेंगे। इसमें देखिए कार्बोहाइड्रेट कम मिल रहा है, प्रोटीन कम मिल रहा है, आहारी रेशे भी कम मिल रहे हैं, सिर्फ ऊर्जा और वसा ज़्यादा मिल रही है। कुछ खाद्य पदार्थों में उच्च शर्करा मतलब शुगर, उच्च शुगर और वसा की मात्रा के कारण अधिक कैलोरी होती है। उच्च शर्करा और वसा की मात्रा के कारण अधिक कैलोरी होती है। साथ ही उनमें बहुत कम मात्रा में प्रोटीन, खनिज और विटामिन या आहारी रेशे होते हैं। कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें हाई शुगर के कारण और हाई वसा के कारण अधिक कैलोरी होती है, लेकिन उनमें बहुत कम मात्रा में प्रोटीन, खनिज और विटामिन या आहारी रेशे होते हैं। इन खाद्य पदार्थों को अस्वास्थ्यप्रद खाद्य कहा जाता है। इन खाद्य पदार्थों को अस्वास्थ्यप्रद खाद्य या जंक फूड कहा जाता है। ये अस्वास्थ्यप्रद मतलब इनसे हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा अगर हम ये खाएंगे। तो ऐसे खाद्य पदार्थ खाएंगे जिनमें शर्करा और वसा ज़्यादा होगा लेकिन प्रोटीन, खनिज और विटामिन या आहारी रेशे कम होंगे, तो इस तरह का खाना जो होता है वो अस्वास्थ्यप्रद होता है, यानी जो जंक फूड होता है वो अस्वास्थ्यप्रद होता है। इन खाद्य पदार्थों में आलू के चिप्स, जैसे आलू के चिप्स, टॉफ़ी, कार्बोनेटेड पेय जो ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, ये शामिल हैं। ये स्वास्थ्यप्रद नहीं है। ये इन खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इनके अधिक सेवन से व्यक्ति में मोटापा हो सकता है। ऐसे व्यक्ति अन्य स्वास्थ्य संबंधी रोगों से भी पीड़ित हो सकते हैं। आपको डॉक्टर पोशिता का कथन हमेशा याद रखना चाहिए कि स्वास्थ्य ही परम धन है। डॉक्टर पोशिता ने शुरू में क्या बताया था? स्वास्थ्य ही परम धन है। हमें स्वस्थ रहने के लिए अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। स्वस्थ शरीर के लिए संतुलित भोजन खाना चाहिए। जंक फूड से परहेज करना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए। खुशहाल व सुखी जीवन जीने के लिए अच्छा स्वास्थ्य अनिवार्य है। खुशहाल जीवन जीने के लिए हमारा स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर हम बीमार रहेंगे तो हम खुश नहीं रहेंगे, और खुश नहीं रहेंगे तो हमारे जीवन भी सुखी नहीं रहेगा। तो इसलिए अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, हमें स्वस्थ रहना चाहिए, अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। स्वस्थ शरीर के लिए संतुलित आहार लेना चाहिए और जंक फूड से परहेज करने चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए। क्रियाकलाप 3.9 में जिन 2 खाद्य पदार्थों का अध्ययन किया है उनमें से किसको जंक फूड के रूप में नामांकित किया जा सकता है? चिप्स को जंक फूड से नामांकित किया जा सकता है, क्योंकि चिप्स में वसा और
शर्करा ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए ऊर्जा ज़्यादा मिल रही है तो इसमें शर्करा ज़्यादा हो सकती है और वसा भी ज़्यादा है। और इनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और आहारी रेशे कम है। तो चिप्स हैं जो वो उनको जंक फूड के रूप में नामांकित किया जा सकता है। पैकेट बंद खाद्य पदार्थों के पैकेट पर पोषक तत्वों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जानकारी में प्रत्येक पोषक तत्व की मात्रा सूचीबद्ध होनी चाहिए। पैकेट बंद खाद्य पदार्थ जो होते हैं, जो पैकेटों में बंद होते हैं, जैसे चिप्स और चने हमने देखे हैं, ये खाद्य पदार्थ पैकेटों में बंद होते हैं। पैकेटों में बंद खाद्य पदार्थों के पैकेट पर पोषक तत्वों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। पोषक तत्व उनमें कितने हैं, जानकारी में प्रत्येक पोषक तत्व की मात्रा सूचीबद्ध होनी चाहिए और ये भी होना चाहिए कि इतनी मात्रा में इतना पोषक तत्व मिलेगा। कभी कभी प्रबलीकरण या फोर्टिफिकेशन के दौरान आहार की पोषण गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए उसमें अधिक पोषक तत्व मिलाए जाते हैं। कभी कभी आहार की पोषण गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, मतलब उसमें पोषणता ज़्यादा करने के लिए उसमें अधिक पोषक तत्व मिलाए जाते हैं। आयोडीन युक्त नमक और शिशु आहार फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों के उदाहरण हैं। जो छोटे बच्चों के आहार होते हैं वो और आयोडीन युक्त नमक, ये फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों के उदाहरण हैं। फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ क्या होते हैं कि कभी कभी आहार की पोषण गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उनमें ज़्यादा पोषक तत्व डाल देते हैं। उनकी पोषण गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, उनको और अच्छा पोषक बनाने के लिए उनमें अधिक पोषक तत्व डाल दिए जाते हैं। जैसे नमक में आयोडीन डाल दिया जाता है। और बच्चों के जो खाना होता है, बच्चों का जो खाना, उसमें भी ज़्यादा पोषक तत्व डाल दिए जाते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI एक सरकारी एजेंसी है जो भारत में खाद्य गुणवत्ता को नियंत्रित करती है। तो जिसके ऊपर ये लोगो हो इस टाइप का, इसका मतलब वह अच्छा खाना है, उस खाद्य की गुणवत्ता अच्छी है, वह खाद्य गुणवत्ता को नियंत्रित करता है। तो जब हम कोई भोजन खरीदें तो इस तरह का लोगो जरूर देखना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं 3.5 मिलेट। मिलेट का अर्थ होता है मोटा अनाज या फिर पोषक अनाज। जो मिलेट होते हैं वो पोषक अनाज होते हैं। संभवतः आपने ज्वार, बाजरा, रागी और सांवा जैसे अनाजों के बारे में सुना होगा। ज्वार, बाजरा, रागी और सांवा, इन अनाजों के बारे में सुना होगा। ये भारत की देशज फसलें हैं। देशज फसलें मतलब अपने देश में उगाई जाती हैं। ये ज्वार, बाजरा, रागी और सांवा, इन्हें अलग अलग जलवायु परिस्थितियों में सहजता से उगाया जा सकता है, आसानी से उगाया जा सकता है। इन अत्यधिक पौष्टिक अनाजों को कदन्न या मिलेट भी कहा जाता है। ये बहुत ही पौष्टिक भोजन है, ये पौष्टिक अनाज है, ये अत्यधिक पौष्टिक अनाज। यहाँ जहाँ पर नोट करने की बात होती है मैं येलो कर देती हूँ उसको, और भी ज़्यादा नोट करने की बात होती तो उसके साथ पिंक भी कर देती हूँ ऐसे। तो ये अत्यधिक पौष्टिक अनाज हैं, ये ज्वार, बाजरा, रागी और सांवा, इनको कदन्न कहा जाता है, मिलेट्स कदन्न कहा जाता है। क्या आपने कभी कदन्न से बने खाद्य पदार्थ खाए हैं? हाँ, खाए हैं। यहाँ पर देखिए ये सावा है, सावा, बॉर्नयार्ड मिलेट, ये सावा है। कदन्न छोटे आकार के अनाज होते हैं। कदन्न जो होते हैं ना वो छोटे आकार के अनाज होते हैं और सदियों से भारतीय आहार का अभिन्न अंग रहे हैं। सदियों से उगाए जा रहे हैं भारत में। ये अपने अनगिनत स्वास्थ्य लाभों के कारण फिर से लोकप्रिय हो रहे हैं। इनमें अनगिनत स्वास्थ्य लाभ होते हैं, इनसे अनगिनत स्वास्थ्य लाभ होते हैं। इनके कारण ये फिर से लोकप्रिय हो रहे हैं। ये विटामिन, आयरन, कैल्शियम जैसे खनिजों और आहारी रेशों के अच्छे स्रोत होते हैं। किस किस के? विटामिन के, आयरन के और कैल्शियम के अच्छे स्रोत हैं ये। यही कारण है कि इन्हें पोषक अनाज भी कहा जाता है। पोषक अनाज किन्हें कहा जाता है? मिलेट्स को, ज्वार, बाजरा, रागी और सांवा को, इन्हें पोषक अनाज भी कहा जाता है। ये हमारे शरीर के सामान्य कामकाज के लिए आवश्यक संतुलित आहार में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये हमारे सामान्य कामकाज के लिए जरूरी संतुलित आहार में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगर हम इनको खाते हैं तो ये संतुलित आहार की तरह ही होते हैं। इनमें विटामिन भी होता है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है और कार्बोहाइड्रेट भी होता है। तो इसलिए ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो हमें मिलेट्स खाने चाहिए। ये जो अनाज हैं, मोटे अनाज बोलते हैं इनको, मोटा अनाज। यहाँ पर देखिए मोटा अनाज, इनको हमारे भोजन का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए। इनको अपने भोजन का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए। हमें मोटे अनाज जरूर खाने चाहिए। देखिए इससे पहले हमने
मिलेट्स भी पढ़ लिया है, संतुलित आहार भी पढ़ लिया है। अब हम ये वाला टॉपिक पढ़ते हैं 3.6 खाद्य मील, फूड माइल, खेत से हमारी थाली तक। खाद्य मील, फूड माइल, खेत से हमारी थाली तक, मतलब जो खाना है या अनाज है या जो साग सब्जियां हैं या फल फ्रूट हैं वो खेतों में उगाए जाते हैं, बागों में उगाए जाते हैं, और वहाँ से हमारी थाली तक कैसे पहुँचते हैं, क्या पूरी प्रक्रिया है, ये हम पढ़ते हैं। खेत से भोजन हमारी थाली तक कैसे पहुँचता है, इस प्रक्रिया में क्या क्या चरण होते हैं, क्या क्या चरण होते हैं, इस प्रक्रिया में कौन कौन से लोग सम्मिलित होते हैं। क्या आप जानते हैं कि अनाज के अंकुरित होने के बाद उसका आटा बनने तक कितना समय लगता है और कितनी मेहनत लगती है। आइए हम जो रोटी खाते हैं उसे बनाने की पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। देखिए, खेत से हमारी थाली तक, मतलब ये नहीं है खेत से ये अनाज हमारी थाली में डायरेक्ट उड़कर आ गया या कि कोई ले आया उठाकर खेत से और हमारी थाली में डाल दिया, ऐसा नहीं। खेत से भोजन हमारी थाली तक कैसे पहुंचता है, खेत से भोजन हमारी थाली तक कई चरणों में पहुंचता है, बहुत ही बड़ी प्रक्रिया है इसकी। ये नहीं है कि आज का जल्दी से खाना बना और थाली में आ गया, ऐसा नहीं है। इस प्रक्रिया के कई चरण होते हैं। इस प्रक्रिया में बहुत से लोग शामिल होते हैं। क्या आप जानते हैं कि अनाज के अंकुरित होने के बाद उसका आटा बनने तक कितना समय और कितनी मेहनत लगती है? बहुत समय लग जाता है और बहुत मेहनत भी लग जाती है। हम जो रोटी खाते हैं उसे बनाने की पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए 3.10 का अवलोकन करें। यहाँ पर देखिए, किसान द्वारा गेहूँ उगाना। किसान जो गेहूँ को उगाता है, तो देखिए गेहूँ उगाने की प्रक्रिया में भी बहुत सारी विधियाँ होती हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएँ होती हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएँ होती हैं। खेतों में लोग काम करते हैं, कटाई वटाई करते हैं, बीज डाले जाते हैं, कटाई की जाती है, सिंचाई की जाती है और थ्रेसिंग वगैरह की जाती है, तो इससे बहुत टाइम लग जाता है। तो किसानों द्वारा गेहूँ उगाने में भी काफ़ी समय लगता है। फिर गेहूँ की कटाई हो गई तो अनाज की मंडाई और ओसाई की जाती है, फिर अनाज निकाला जाता है। उसके बाद अनाज को कुछ को तो अपने लिए रख लिया जाता है और कुछ को फिर मंडियों में भेज दिया जाता है। ये अनाज का भंडारण, फिर वहाँ पर बोरी भर भर कर रखा जाता है या बड़ी बड़ी टंकियों में रखा जाता है। फिर अनाज पीसना और पैक करना, फिर मिलों पर भेजा जाता है, मिलों पर जहाँ पर अनाजों को पीसा जाता है, बड़ी बड़ी चक्कियाँ होती हैं वहाँ पर, और फिर अनाज को पीसा जाता है और फिर पैकेट्स में पैक कर दिया जाता है। तो दुकानों से आटा लाते होंगे, बेसन लाते होंगे, तो वो पैक होता है वो पैकेट्स में, तो इस तरह से पैक कर दिया जाता है, फिर दुकानों तक लाया जाता है। दुकानों तक ऐसे आसानी से नहीं लाया जाता, उसके लिए परिवहन से लाया जाता है, गाड़ियों में लाया जाता है। उसके बाद फिर दुकानों से हम खरीद कर लाते हैं और फिर हमारी किचन में बनाया जाता है, उसको पकाया जाता है और फिर हमारी थाली में आता है। तो देखिए, बहुत बड़ी प्रक्रिया है ये नहीं है एक ही दिन में हमारी थाली तक पहुंच गया है। इसमें भी काफ़ी समय लगता है, 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 फिर हमारी थाली तक पहुंचने में भी काफ़ी समय लगता है। अगर घर में आटा आ गया है, साग सब्जी आ गई, तो हमारी थाली तक पहुंचने में भी टाइम लगता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत बड़ी प्रक्रिया है जिससे कि खेतों से हमारी थाली तक भोजन पहुंचता है। गेहूं या किसी अन्य खाद्य पदार्थ के थैले द्वारा उत्पादक से उपभोक्ता तक की तय की गई कुल दूरी को उसका खाद्य मील या फूड माइल कहा जाता है। गेहूं या किसी अन्य खाद्य पदार्थ के थैले द्वारा उत्पादक होता है जो फसल उगाता है, उत्पादक से उपभोक्ता वो होता है जो खाना खाता है। जैसे किसान जो होता है वो उत्पादक हो गया और उपभोक्ता हो गए हम, जो हम खाना खाते हैं। तक तय की गई दूरी, उत्पादक से उपभोक्ता तक, मतलब किसान से हमारी थाली तक जो खाना पहुंचता है, तो उसमें कुल दूरी कितनी होती है, उसको खाद्य मील या फूड माइल कहा जाता है। खाद्य मील को कम करना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे परिवहन के दौरान लागत और प्रदूषण को कम करने में सहायता मिलती है। देखिए, दुकान से अगर मान लो हमें ये जो है आटा यहीं से मिल जाए, सीधा इन किसानों से मिल जाए, इनसे ही, तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक जाने में इतना ना तो समय लगेगा ना ही इतने पैसे लगेंगे। लेकिन ये जो भोजन है, ये जो अनाज है, कहाँ जाता है? किसानों से पहले यहाँ जाता है, मंडियों में जाता है, फिर वहाँ से मिलों में जाता है, फिर वहाँ से दुकानों में आता है, फिर हमारे पास पहुँचता है। तो इसमें देखिए, यहाँ से यहाँ ले जाने का खर्चा, यहाँ से यहाँ ले जाने का खर्चा, यहाँ से यहाँ ले जाने का खर्चा, यहाँ से यहाँ का खर्चा और यहाँ से यहाँ का खर्चा, बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। और परिवहन में भी बहुत खर्च होता है, और परिवहन के साधन जब चलते हैं ना तो प्रदूषण भी करते हैं, तो इससे प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर हम डायरेक्ट किसानों से ये अनाज ले लें या साग सब्जियाँ ले लें तो परिवहन की लागत भी कम होगी और प्रदूषण भी कम होगा। इससे स्थानीय किसानों को
के व्यवसायों को सहायता मिलती है। इससे जो छोटे छोटे किसान होते हैं उनके व्यवसायों में हेल्प मिलती है और यह हमारे भोजन को अधिक ताज़ा और स्वास्थ्यवर्धक रखता है। तो देखिए, अगर हम डायरेक्ट किसानों से लेते हैं तो हमें ताज़ा साग सब्जियाँ मिल जाएंगी और स्वास्थ्यवर्धक साग सब्जियाँ मिल जाएंगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ केमिकल्स का भी यूज़ किया जाता है, दवाइयों का भी उपयोग किया जाता है। और अगर हम डायरेक्ट किसानों से लेंगे तो फिर उनमें दवाइयों का भी उपयोग नहीं होगा और हमें भोजन ताज़ा और स्वास्थ्यवर्धक मिलेगा। बहुत से लोग भोजन को अपनी थाली में बिना खाए छोड़कर उसे बर्बाद करते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे किसान और समुदाय के अन्य सदस्य खेत में हमारी थाली तक भोजन पहुंचाने में कितना समय लगाते हैं और कितना श्रम करते हैं। श्रम का मतलब मेहनत करते हैं। तो बहुत से लोग अपनी थाली में बिना खाना खाए छोड़ देते हैं। मतलब कि बहुत सारे लोग जब खाना खाते हैं तो उनकी थाली में भोजन बच जाता है तो उसको बिना खाए छोड़ देते हैं, तो उससे भोजन बर्बाद होता है। तो हमें याद रखना चाहिए कि किसान और समुदाय के लोग कितनी मेहनत करके इन अनाज उगाते हैं और हम तक पहुंचाते हैं। हमें उतना ही भोजन अपनी थाली में लेना चाहिए जितना हम खा सकें, उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, इससे भोजन की बर्बादी कम होगी। भोजन को खेत से थाली तक पहुंचाने में सम्मिलित विभिन्न प्रक्रियाओं की समय का पता लगाने का प्रयास करें। तो भोजन खेत से हमारी थाली तक पहुंचता है तो उसमें कुल कितना समय लगता है उसको बोलते हैं समय सीमा या फिर टाइम लाइन। तो इसका पता लगाने का प्रयास करें कि कितना टाइम लग जाता है। लास्ट में है स्वस्थ खाएं, मिल बांट कर खाएं और खाने का सम्मान करें। स्थानीय उत्पादकों का समर्थन करें। स्वस्थ खाना चाहिए, मिल बांट कर खाना चाहिए और खाने का सम्मान करना चाहिए। खाने को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए और स्थानीय उत्पादकों का समर्थन करना चाहिए, छोटे किसानों का समर्थन करना चाहिए। और यहाँ पर स्थानीय भोजन खाने से किस प्रकार खाद्य मील को कम किया जा सकता है। स्थानीय भोजन खाने से मैंने बता दिया। मान लीजिए हमारे पास एक बाड़ी है जिसमें साग सब्जियां उगाई जाती हैं, अगर वहीं से हम साग सब्जियां लेंगे तो खाद्य मील मतलब जो टाइम लगता है, जो दूरी है किसानों से हम तक की जो दूरी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि हमें डायरेक्ट स्थानीय भोजन मिल जाएगा। तो इस तरह से हम खाद्य मील को कम कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर बताया था कि किस तरह से खाद्य मील को कम किया जा सकता है। अगर हम डायरेक्ट किसानों से ही भोजन ले लेंगे डायरेक्ट, तो देखिए इतनी सी दूरी होगी और यहाँ से इसके पास गया, 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 तो कितनी सारी दूरी होगी। तो इस तरह से हम स्थानीय किसानों से ही अगर भोजन ले लेंगे तो खाद्य मील कम हो जाएगा। तो यहाँ तक ये पाठ खत्म होता है। मैंने पूरा पाठ अच्छी तरह से पढ़ा दिया है, आपको भी अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इससे पहले वाली वीडियोज़ में भी पहले वाले टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, उनको भी आप अच्छी तरह से समझ लेना। तो यहाँ तक वीडियो खत्म होता है। अगर आपको सब समझ आ गया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।